नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। दोस्तों, टीसीएस शास्त्री जी की क्वेश्चन सीरीज में ये वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर आपने अभी तक अन्य पार्ट नहीं देखा है तो लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलता है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, आइए देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अन्य उपनाम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं। आज़ाद शत्रु, राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रयूज, लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल, भारत का शेक्सपियर कालिदास। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन है 1879, 1876, 1856, 1886। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1876। दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, जो कब किया था? 7 मार्च 1876 को। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे इसके आविष्कारक, 7 मार्च 1876। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछता आपको टेलीविज़न का आविष्कार, तो JL बेयर्ड ने किया था, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स, कमांड्स, डेटा, रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमांड्स। दोस्तों, जब हम किसी कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए आदेशित करते हैं तो उसे कमांड्स कहते हैं। मतलब हम ऑर्डर जो देते हैं कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए, उसे कमांड्स बोलते हैं। दोस्तों, अगर परिभाषा के रूप में देखें तो कंप्यूटर प्रोग्राम को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देना कमांड कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देना कमांड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी। दोस्तों, मुस्लिम लीग के लोगों ने लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया था, ठीक है, जिससे सांप्रदायिक दंगे हुए थे और हज़ारों लोगों की जाने गई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन है 121, 111, 221 या 231। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। दोस्तों, एक अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि दो देशांतरों की बात अगर की जाए, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहाँ होती है? ध्रुवों पर। और ध्रुवों पर कितने किलोमीटर होती है? 0 किलोमीटर। दोस्तों, जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा के बीच। तो कितना होता है दोस्तों भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के बीच की दूरी? 111.32 किलोमीटर। दोस्तों, आइए मैप में देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए दोस्तों, ये जो दो रेखाओं के बीच की ये है ना, ये होता है 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री बोलते हैं। और ये कितना होता है? 111 किलोमीटर अक्षांशों की बात करें। अच्छा, देशांतरों में देखते हैं कैसे होता है। ये जो देशांतर है ना, ये दो रेखाओं के बीच 1 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। अगर ध्रुवों पर देखा जाए, ध्रुवों पर ये दोनों पोल होते हैं, ध्रुव, यहाँ पर 0 किलोमीटर बन रहा है। देख लीजिए, इनके बीच कोई दूरी नहीं है, दोनों आपस में सटे हुए हैं। यहाँ पर 0 किलोमीटर है, यहाँ भी 0 किलोमीटर है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए, धीरे 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 बढ़ रहा है। ये जो इक्वेटर है, जो पृथ्वी के बीच से गई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। फिर अगर आप ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और अंत में जाके शून्य हो जाएगा। फिर इधर से भी वही कहानी, अगर इधर बढ़ेंगे तो धीरे 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 घटता जाएगा, घटता जाएगा, और यहाँ पर जाके 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अक्षांश और देशांतर के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा कि दूरी कितनी होती है। सबसे ज़्यादा जो देशांतरीय दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। और सबसे मिनिमम दूरी कहाँ होती है? वो होती है ध्रुवों पर, 0 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? ऑप्शन है आकार में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। दोस्तों, आकार में परिवर्तन कौन सा अभिक्रिया है? ये भौतिक अभिक्रिया होती है, इसको भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं। कि आकार में परिवर्तन हो जाए और रासायनिक गुण ना बदले तो वो अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया होती है। दोस्तों, आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया परिभाषा से। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करते हैं। रासायनिक गुणों में जब भी परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। और नए उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, भौतिक अभिक्रिया क्या है? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था ही बदलती है तथा उसके रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था ही बदलती है, उसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भौतिक अभिक्रिया मतलब
उसका प्रारूप एक से दूसरा हो जाए लेकिन उसके रासायनिक गुण बिल्कुल ना बदले। जैसे जो पानी होता है उसका बर्फ़ बन जाना, मतलब उसकी आकार बदल गई लेकिन उसके रासायनिक गुण वही हैं, आप उसको फिर से पानी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मध्य मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालयी क्षेत्र। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? ऑप्शन है वाराणसी, चेन्नई, शिमला, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। दोस्तों वाराणसी में जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? बनारस में। बनारस में वहाँ पर इनकी मूर्ति, बनारस, वाराणसी में है, वहाँ पर इनकी मूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी की लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल रहा है 1964 से 1966 तक। दोस्तों इनके कार्यकाल में ही भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, भारत पाक युद्ध 1965 में किसके कार्यकाल में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में। युद्ध समाप्ति के बाद ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अयूब खान एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच ताशकंद समझौता होता है, जो कब होता है? 11, और उसके बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ताशकंद समझौता होता है वो अयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच होता है। उसके बाद ही, समझौते के बाद ही 11 जनवरी 1966 की रात में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मरणोपरांत इन्होंने 1966 में 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, मरणोपरांत इन्हें 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? ऑप्शन है INS विजय, INS शक्ति, INS गरुड़, INS विक्रांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS विक्रांत। दोस्तों विमान वाहक पोत क्या होता है आइए देखते हैं। यह एक युद्ध पोत होता है जिसमें कई लड़ाकू विमान एक साथ आ सकते हैं। इसमें एक हवाई पट्टी बनी होती है, रनवे, ठीक है, जिससे विमान उड़ान भर सकें और उतर सकें। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीन सदस्यों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीन साक्ष्य अफ्रीका से मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ से शुरू की गई? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है बंगाल, पंजाब, मद्रास या केरल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास से। दोस्तों रैयतवाड़ी जो कृषि है ये मद्रास प्रेसिडेंसी से तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों आइए देख लेते हैं भूमि सुधार का, ये ब्रिटिश शासन में रहा है, सब कुछ एक साथ क्लियर करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आइए देख लेते हैं सबको एक साथ। दोस्तों ये अपना भारत है और इसके उत्तर पूर्वी वाले इलाके में, ये इस एरिए में, यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू होती थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था या उसी को अस्थायी बंदोबस्त बोलते थे। तो ये कब लागू हुई थी? 1793 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों ये एरिया पड़ता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है दोस्तों, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार भूस्वामी थे, मतलब इस व्यवस्था में भूस्वामी जो होते थे वो जमींदार होते थे। उन्हें अपने क्षेत्र में भू राजस्व वसूल कर उसका 10वां एवं 11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था एवं शेष कंपनी के पास जमा करना होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये भू जमींदार, इसके जो भूस्वामी होते थे वो जमींदार होते थे और जमींदार राजस्व वसूल करते थे और उसका 11वां एवं 10वां हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे। बाकी शेष जो राजस्व का हिस्सा बचता था वो कंपनी के पास जमा कर देते थे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अन्य जो दूसरा है वो क्या है। यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये कौन सा एरिया पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है मद्रास और मुंबई का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कब लागू हुई? 1820 में। कौन लागू किया था? टॉमस मुनरो, उस समय वायसराय थे वहाँ के। और ये कौन सा एरिया पड़ता है? बम्बई और मद्रास का। ठीक है दोस्तों, इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयत या किसान के बीच सीधा संबंध था। किसानों की उपज का आधा राजस्व में देना होता था। नेक्स्ट ये एरिया दोस्तों उत्तर प्रदेश और पंजाब मध्य प्रांत का एरिया है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी व्यवस्था थी? ये है महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इसे कौन सी व्यवस्था कहते हैं? महालवाड़ी। कब लागू हुई? 1833 ईस्वी में। किसने लागू किया था? तो हाल्ट मैकेंजी थे। दोस्तों ये एरिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब का। ठीक है दोस्तों, इस व्यवस्था में भू राजस्व गांव का मुखिया होता था। भूमि का राजस्व जो करता था वो गांव का मुखिया होता था। गांव से वह लगान वसूल करता था और कंपनी को देता था। ठीक है दोस्तों,
तो तीनों व्यवस्था समझ में आ गई होगी। आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र था। इसमें भूस्वामी जमींदार होता था और राजस्व वसूलने के बाद 10वां और 11वां हिस्सा अपने पास रखता था, बाकी वो कंपनी के पास जमा कर देता था। दूसरा दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि बम्बई मद्रास में है, 1820 में लागू होता है टॉमस मुनरो द्वारा। इस व्यवस्था में किसान से सीधा संपर्क होता था कंपनी का। भूमि स्वामी जो होते थे वो किसान खुद होते थे, लेकिन उन्हें राजस्व का आधा हिस्सा कंपनी को देना होता था। ठीक है दोस्तों। तीसरा है माहलवाड़ी व्यवस्था, 1833 में लागू होता है। हार्ट मैकेंजी लागू करते हैं इसको। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब का एरिया पड़ता है ये। इस व्यवस्था में भूमि राजस्व गाँव के मुखिया द्वारा गाँव से लगान वसूला जाता था और उसके बाद कंपनी को दे दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। जेम्स प्रिंसप ने किस वर्ष अशोक के राजपत्र, जो कि ब्राह्मी भाषा में लिखी गई थी, की व्याख्या की थी? ऑप्शन है 1837, 1857, 1890, 1876। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1837। दोस्तों जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक के राजपत्र की व्याख्या की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आउटपुट का भाग है? ऑप्शन है मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लाटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाटर। दोस्तों प्लाटर जो होता है ये एक प्रिंटर की तरह होता है, ये एक प्रिंटर की तरह होता है। ये जो डाटा है वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट का भाग है। ठीक है, अन्य तीनों ये इनपुट देते हैं, अतः ये इनपुट होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों इनपुट किसे कहते हैं? जिन डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइटमैन, वेबकैम, बारकोड रीडर, MICR, OCR। दोस्तों MICR क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों। आउटपुट किसे कहेंगे? आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट के रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो जो डाटा आउटपुट देगा वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, जो डाटा इनपुट करता है उसको हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। पुस्तक तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है दोस्तों, पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी? ऑप्शन है मेगास्थनीज, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बरूनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अल बरूनी। दोस्तों किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद पुस्तक अल बरूनी ने लिखी थी। किताबुल हिंद पुस्तक को ही तहकीक ए हिंद पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? ऑप्शन है पुश बुलेट, सुपर बीम, सर्फलाई या एयर ड्राइव। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्फलाई। सर्फलाई दोस्तों एक शेयर फाइल ऐप नहीं है, बाकी अन्य तीनों जो है फाइल शेयरिंग का ऐप है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों गोल गुंबज ये बीजापुर के आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये क्या है? मकबरा है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। कहाँ है? बीजापुर। और दोस्तों बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। PhD किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है? दोस्तों PhD क्या होता है? पूरा नाम होता है इसका फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। दोस्तों ऑप्शन है इसके एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्रोबैट, पेंटशॉप प्रो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एडोब फोटोशॉप। दोस्तों जो एडोब फोटोशॉप होता है वो PhD फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। दोस्तों आइए देख लेते हैं जो अन्य एक्सटेंशन है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए एक साथ देखते हैं सबको, सब इंपॉर्टेंट एक साथ कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फाइल एक्सटेंशन और फाइल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे JPG और JPEG ये फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन है। PDF डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन होते हैं, एडोब एक्रोबैट जो है रीड करता है इनको। DOCX जो होता है मतलब डॉक्यूमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने अभी कभी यूज किया होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने कभी यूज किया होगा, तो जब उसको फाइल को आप सेव करते हैं तो वो .doc में सेव होता है। दोस्तों अगर आप कभी एक्सेल यूज करे होंगे तो उसमें की जो फाइल होती है XLS में सेव होती है। इसी तरह आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज किया होगा, तो जब आप फाइल को सेव करते हैं तो वो PPTX के रूप में सेव होती है। इसी तरह अगर आपने कभी पेंट यूज किया होगा कंप्यूटर में तो BMP के रूप में .vmp होता है, तो वो उस तरह सेव हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, या कभी आप कंप्यूटर चलाइएगा तो ये जरूर देखिएगा, अगर आपने कहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या पेंट फाइल खोलते हैं तो वहाँ पर देखेंगे आप कि जो उसका डोमेन होता है वो PDF, DOCX या XLS या PPT इस तरह का। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी थी? ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, SN बोस, S चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु विकास कार्यक्रम का मंजूरी दी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों
1938 और 39 का जो पीरियड रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। आइए देखते हैं किस प्रकार से। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दोस्तों 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को 199 मतों से हरा दिया। दोस्तों क्या हुआ कि गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें 199 मतों से हरा दिया। फलस्वरूप उसके बाद भी गांधी जी इसका विरोध करते रहे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभाली। दोस्तों एग्जाम में पूछा था ये कि सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद जो है अध्यक्षता किसने संभाली थी, तो कई मित्रों ने पट्टाभी सीतारामैया आंसर कर दिया था, जो कि गलत है। दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया को दोबारा नहीं बनाया गया था, उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल याद रखें इसको। दोस्तों इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। दोस्तों देख लेते हैं जो अन्य इंपॉर्टेंट अधिवेशन रहे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, किस वर्ष और उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं और उनकी विशेषता क्या रही, सब एक साथ कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बम्बई अधिवेशन 1885 में हुआ था और अध्यक्ष कौन रहे हैं, बेमोस चंद्र बनर्जी। दोस्तों ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, फर्स्ट अधिवेशन था, जिसमें बेमोस चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों 1885 में ही कांग्रेस का गठन हुआ था। गठन किसने किया था दोस्तों, तो वो थे A.O. ह्यूम, एलन एक्टोरियन ह्यूम इनका पूरा नाम था दोस्तों। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट रहा बनारस का 1905 का अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष रहे। 1905 में दोस्तों क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष जिसके अध्यक्ष रहे, जिसमें नरम और दल और गरम दल में फूट पड़ गई थी और दोनों अलग हो गए थे, नरम दल और गरम दल। तो ये सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद का सेशन रहा दोस्तों लखनऊ 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार इसके जो अध्यक्ष रहे हैं। इसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों कांग्रेस से जुड़े थे। नरम दल और गरम दल इनके बीच पैचअप हुआ, प्लस मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट उसकी अध्यक्ष रहीं। ये थी प्रथम महिला अध्यक्ष, इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये। प्रथम महिला काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट। दोस्तों उसके बाद बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी, एक बार केवल अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो कब की थी, बेलगांव में 1924 के सेशन में। दोस्तों उसके बाद का इंपॉर्टेंट रहा 1925 कानपुर का अधिवेशन। क्यों इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों, क्योंकि सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की और विशेष इसलिए रहा कि पहली भारतीय महिला थी। ठीक है दोस्तों, पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, इसलिए 1925 का कानपुर का अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 1936 फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रथम जो ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरठ का 1947 का आज़ादी वाला, तो आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे। दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन रहे हैं। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था दोस्तों, आचार्य JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 20, सरवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मंदिर किस सामग्री से बनी है। दोस्तों इसके ऑप्शन है ग्रेनाइट, संगमरमर, लाल पत्थर, लौह अयस्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट। दोस्तों सरवण बेलगोला मंदिर जो कहाँ है, ये कर्नाटक में स्थित है। सरवण बेलगोला मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। तो दोस्तों बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दोस्तों बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी एवं हर्षचरित रचनाएं लिखी गई हैं, जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। कादम्बरी और हर्षचरित काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। दोस्तों जो लैंगिक प्रजनन प्राणियों में होता है वो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। तो 2 प्रतिरूप जो होते हैं वो XX और XY होते हैं लैंगिक प्रजनन में। दोस्तों XX जो गुणसूत्र होता है ये मादा गुणसूत्र होते हैं, और जो XY गुणसूत्र होते हैं ये नर गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों अगर महिला और पुरुष के गुणसूत्र अगर X मिल गए तो लड़की पैदा होगी, और अगर X और Y मिल गए तो लड़का। तो दोस्तों इसमें जो X वाला होता है वो मादा फैक्टर होता है, और जो XY फैक्टर मिलता है वो पुरुष से मिलता है। अतः इसलिए कहा जाता है
कि लड़का या लड़की होना पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पढ़ लीजिए कि जो लड़का या लड़की होना वो किसके गुणसूत्र पर निर्भर करेगा, वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 1985 का असम समझौता और किसके बीच, असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन है। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह के बीच, इंदिरा गांधी के बीच, राजीव गांधी के बीच या बीबी गिरी के बीच। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी के बीच। दोस्तों उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1985 में और असम समझौता उसी टाइम हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान ही कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिला था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन है इसके जल विद्युत संयंत्र, फार्मास्यूटिकल उद्योग और नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र, उर्वरक उद्योग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत शक्ति संयंत्र। दोस्तों भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का सूत्र होता है D2O। दोस्तों भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी किया जाता है। सामान्य जल का सूत्र होता है H2O और इसका अणुभार होता है 18, जबकि भारी जल का सूत्र D2 तो होता है ये दोस्तों, इसका अणुभार 20 होता है, इसलिए इसको भारी जल भी कहते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी कभी नाम ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारी जल का फार्मूला क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D2O। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक जरूर पहुँचाएं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।